हेलो दोस्तों, तो आज हम देखते हैं BEVAE 181 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके PYQ में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। और आज हम वे सबको पढ़ेंगे। वो जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब किस लाइन से किस हिसाब से वो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको PYQ के क्वेश्चंस भी जो है वो भी मेरे चैनल पर मैं आपने अपडेट कर दिए हैं। आप वहाँ पर जा कर के मेरे चैनल से उसे निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे इस फर्स्ट ब्लॉक के भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये जो शब्द एनवायरनमेंट है वो कहाँ से आया है और इसकी कहाँ से आया है, उसके अलावा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शब्द जो एनवायरनमेंट है वो पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है घेरे हुए अर्थात इर्द गिर्द, जबकि मेंट का अर्थ होता है क्रिया यानी कि पर्यावरण। एंड सो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, जीव और प्रकृति के बीच क्रिया। ठीक है। इसके बाद है अजैविक घटक कौन से, अजैविक घटक कौन से है, जैविक घटक कौन से। ये सेकंड नंबर, ये आपका 8 नंबर पेज के 2 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो कि आप पढ़ लेंगे। तो अजैविक घटक कौन से है और जैविक घटक कौन से है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अजैविक घटक जैसे प्रकाश, तापमान और जल है जिसमें पोषक ऑक्सीजन, अन्य गैस तथा कार्बनिक तत्व घुले रहते हैं। जैविक पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शी जीव जिन्हें प्लावक कहते हैं और जलीय पादप तथा जंतु एवं अपघटक सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है आपका पर्यावरण के 2 घटक मैंने आपको बताया, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो यहाँ पे जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं यहाँ पे बताया गया है। आप इन दोनों को अच्छे से याद करके जाएंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा जैविक घटक है उसे बताइए और कौन सा जैविक घटक है उसका ऑप्शन। जैसे आपका MCQ है तो उसमें ये ऑप्शन कुछ जैविक घटक के दे देगा और अजैविक घटक के दे देगा और उसमें से पूछेगा कि जैविक घटक इसमें से कौन सा है बताओ। ऐसे आपके PYQ में है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण के प्रकार भी आ सकता है, ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेंगे कि बाह्य पर्यावरण कौन से होते हैं और आंतरिक पर्यावरण क्या होते हैं, बाह्य पर्यावरण क्या होते हैं। तो बाह्य पर्यावरण जो है वो तालाब का जल होगा। ठीक है। और आंतरिक पर्यावरण क्या होगा, मछली के अंदर का मछली के आंतरिक मतलब कि जो वो आपकी आंतरिक पर्यावरण है वो हो जाएगा मछली के शरीर का गुहा। एक आंतरिक पर्यावरण मतलब कि शरीर के अंदर भी जितने भी हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर फुसफुस है, फिर किडनी होती है, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो हो जाएगा हमारा आंतरिक। और बाह्य कौन सा हो जाएगा, हमारे ये परिवेश जो है वो बाह्य हो जाएगा। उसी तरह अगर मछली का देखा जाए तो जो तालाब हो जाएगा वो मछली जो पानी हो जाएगा तालाब का वो हो जाएगा बाह्य और उसके अंदर शरीर के अंदर का जो भी अंश हो जाएगा आंतरिक पर्यावरण। ठीक है। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट ये पर्यावरण, एक मिनट, हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव संशोधित पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ये 3 पर्यावरण के हमेशा ये आपकी PYQ में आया है। हर एक ईयर में आपका 2 बार एग्जाम्स होता है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कि प्राकृतिक पर्यावरण कौन से हैं बताइए। उसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण का एक ऑप्शन देगा और बाकी 2 जो 3 ऑप्शंस होगा वो मानव संशोधित पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण से एक दे देगा। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको रट लेना है एकदम, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके PYQ में हमेशा पूछते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण कौन से हैं, मानव संशोधित कौन से हैं और मानव निर्मित कौन से हैं वो आप इसमें से देख लेंगे। ठीक है। मैंने टिक लगा दिया, आप भी टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक में। उसके बाद निश्चयवाद और संभावनावाद, ये 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये इसे भी आप पढ़ लेंगे। जो निश्चयवाद की संकल्पना किसने की थी, तो निश्चयवाद की संकल्पना की थी फ्रेडरिक रेडजल, जो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे जो है संभावनावाद की संकल्पना किसने की थी, तो संभावनावाद की संकल्पना ल्यूसन फेवरे ने की थी। ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग होगा इसमें, इसलिए आप बस ध्यान से टिक लगा लिया कीजिएगा किताब।
संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। तो ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है आपका 2020-21 के PYQ में, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ये, सतत विकास की संकल्पना को आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक की रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो उसमें पूछा गया था कि सतत विकास की संकल्पना को किस बुक में या फिर किस रूप में रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। तो वो हो जाएगा आंसर आपका आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि कहाँ पे हुआ था ये रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा गठित दल के विचार विमर्श पर परिणित थी। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन भी आता है विरोधाभास कि इसका विरोधाभास किसने किया था। तो हरमन डेली जो है उन्होंने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, सतत विकास की संकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अब भली प्रकार स्वीकार कर लिया गया है या 1992 में रियो सम्मेलन के बाद से लंबी बहस और परिचर्चा के बाद अब एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभर रहा है। तो जो आपका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट 1992 जो है ना रियो डी जेनेरो में जो इसका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो इम्पोर्टेंट है, वो आता है हमेशा। ठीक है, अब सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र, मतलब कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से प्राथमिक क्षेत्र की ज़रूरत होती है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। आप हमें इसका खाली अंडरलाइन जो लिखा हुआ है ना, जैसे इस पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम्स में कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन अलग भी देख सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि को मंदी करना, ये हो जाएगा, गरीबी और असमानता, और तीसरी दुनिया के क्षणों को खत्म करना, कृषि को दीर्घोपयोगी बनाना, वनों तथा अन्य पर्यावरणों का संरक्षण, जल और ऊर्जा के उपयोग को दीर्घोपयोग बनाना, जल का दीर्घोपयोग संभव बनाना, अपशिष्ट उत्पादन कम करना, ये हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो 1992 में, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं ये क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो क्वेश्चन है ये आता है। जी हाँ, ये आता है, हमेशा आता है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, आप याद कर लेंगे। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, और 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर हुए विश्व सम्मेलन ने दुनिया भर के आमजन का ध्यान अपने पर्यावरण की निम्नीकृत होती स्थिति की ओर आकर्षित किया है। तो आपको इसको में नहीं देखना है, बस ये याद करना है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और जो इसके बाद है कि इसमें बॉक्स में जो सतत विकास के लक्ष्य है वो बताए गए हैं। तो 17 लक्ष्य होते हैं सतत विकास के, जो कि अगस्त 2016 में 193 देश ने निम्नलिखित 17 लक्ष्य पर सहमति दी थी। तो जो 17 लक्ष्य है वो यहाँ पे बताए गए हैं, वन बाय वन, वो आप बस रीडिंग कर लेंगे ताकि वो आपके माइंड में होगा। ठीक है, इसके बाद है ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म, ब्लॉक 1 का फर्स्ट चैप्टर ने कंप्लीट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा बाकी नहीं पढ़ना है, इससे ही आता है, इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंस था मैंने टिक कर दिया, आप उसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमारा, तो पारिस्थितिकी तंत्र नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अजैविक घटक, निर्जीव घटक, अजैविक घटक और निर्जीव घटक, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं, वैसे निर्जीव घटक और सजीव घटक भी आते हैं आपको। तो निर्जीव घटक के कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो अजैविक को जैविक आयनों से जोड़ते हैं। तो आपका निर्जीव घटक और जैविक घटक 2 आएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा, आपको उस हिसाब से उसमें से चॉइस करके टिक करना, राइट आंसर को टिक करना है। सजीव घटक जैसे जिसमें जीवन होती है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होती है। आपको आराम से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ऐसे ना समझने वाली कोई बात नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र का वो हो गया इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र
जीवमंडल मतलब जीवमंडल जिसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का वह भाग है जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और प्रचालन करते हैं। जीवमंडल के 3 मुख्य अनुमंडल सब डिवीज़न है, जैसे थलमंडल भूमि, जलमंडल जल, वायुमंडल वायु। तो ये 3 भूमि को आपको याद कर लेना है और उसके क्या क्या काम होते हैं, कौन से। तो जलमंडल के जीवमंडल का तो सबसे पहला है जीवमंडल महासागर के तल लगभग, ये एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इसको याद कर लेंगे आप। जीवमंडल महासागर के तल लगभग, निचले तल मतलब तो 11,000 मीटर पृथ्वी की सतह के नीचे से लेकर पर्वतों के उच्चतम शिखरों अथवा औसत समुद्र से लगभग 9,000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। यहाँ पे देखिए ये लगभग 11,000 पृथ्वी की सतह के नीचे बोल रहा है और 9,000 मीटर ऊंचाई, मतलब कि गहराई हो जाएगा आपका 11,000 और ऊंचाई हो जाएगा आपका 9,000। ये क्वेश्चन में हमेशा आता है कि गहराई कितनी। जीवमंडल महासागर के तल तो 11,000 तल और 9,000 मीटर ऊंचाई, ठीक है। तो जीवमंडल में जो प्रचुरता से जीवन महासागर की सतह पर 200 मीटर या 660 फुट है और समुद्र तल के लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। तो जीवन कहाँ पाया जाता है, जीवमंडल, समुद्र में भी तो जीवन पाया जाता है ना, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनका जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेवल कहाँ तक का रहता है, तो 6,000 मीटर तक का रहता है, ठीक है। उसके बाद जैविक घटक मैंने ऊपर बताया था आपको, जैविक घटक के अंदर क्या होते हैं, उत्पादक या फिर स्वपोषी होते हैं, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक और अजैविक घटक में परस्पर क्रिया करते हैं, उसे जैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। तो उत्पादक और स्वपोषी हो जाएंगे आपके जैविक घटक। तो इसमें प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रमुख जैविक सदस्य पर्णहरित, क्लोरोफिल धारण करने वाले हरित पादप, हरित और नील जीवाणु तथा नील हरित शैवाल हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। जैविक घटक मतलब जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं। संश्लेषण, जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा की वजह से पृथ्वी के भीतर भागों से निर्मुक्त होने वाले सामान्य रसायनों से संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता मतलब परपोषी, अन्य जीव, सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाने में समर्थ होते हैं। ये जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं तथा परपोषी, जो लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उन्हें परपोषी कहते हैं। पोषी स्तर पोषी स्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो हरे पादप या उत्पादक में पोषी स्तर होते हैं। तो पोषी स्तर पहला होता है स्वपोषी, उसके बाद शाक भक्षी जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं, पोषी स्तर दूसरे तक का रहते हैं परपोषी। फिर उसके बाद होते हैं तीसरे स्तर से मांसभक्षी, पोषी स्तर की तीसरी श्रेणी में पाए जाते हैं। फिर मांसभक्षी जो होते हैं वो चौथे स्तर में भी मांसभक्षी पाए जाते हैं और शीर्ष स्तर पर भी पाए जाते हैं जो कि परपोषी होते हैं। आपको ये जो है ना मैंने टिक किए उसको याद करना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमेशा एग्जाम्स में आता है कि मांसभक्षी जो है वो कितने नंबर श्रेणी में आते हैं, तो आपको श्रेणी याद रखना है कि कौन कौन से श्रेणी में कौन कौन से जीव, ठीक है। यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिए हैं कि कौन, ये सब तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। आहार श्रृंखला के प्रकार में भी आता है, जैसे चराई आहार श्रृंखला के एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, हाँ, कि जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, चील, ये किस आहार श्रृंखला में दर्शाया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन देगा 4, चराई आहार श्रृंखला, जैसे चराई आहार श्रृंखला हो गया आपका, अपरत या फिर डेट्रिटस आहार श्रृंखला या डेट्रिटस अपरत आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला, इस तरह। तो ये तीनों को आपको देखना है, अच्छे से देख लीजिए। ये आहार श्रृंखला के जो प्रकार है ना तीनों, उनको आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गैसीय चक्र। तो जल चक्र में आपका औसत किसी भी जीवन के देह भर में कितना भाग जल रहता है, मतलब हमारे शरीर में हर एक इंसान के शरीर में 70 भाग जो होता है जल होता है। तो और जल पृथ्वी की सतह से लगभग 70 भाग को घेरे हैं। यहाँ तलों, नदियों और महासागरों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 1% जो है ना, ये आया है PYQ में, आप देख लेंगे। 1% से भी कम जल नदियों, तलों और जलभरों
में मीठे पानी के रूप में उपस्थित है। तो मीठे पानी के रूप में कितना % जल हमें मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हो जाएगा आंसर 1%। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप। मैंने जितने भी क्वेश्चंस में टिक लगाए ना, PYQ को पढ़ा है मैंने 5 साल के PYQ, मतलब कि 10 क्वेश्चंस मैंने 10 आपके PYQ मैंने पढ़े हैं, उसके बाद मैंने इसमें टिक लगवाए। ठीक है, अवसादी चक्र से भी आते हैं क्वेश्चंस कि अवसादी चक्र से बीच में तो किसी भी हिसाब से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको अवसादी चक्र पढ़ने हैं। इसके अलावा इसको छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया। इसके बाद अब हमारा 2nd नंबर चैप्टर कंप्लीट, देन हो जाएगा हमारा 3rd नंबर चैप्टर। तो जल्दी से चलते हैं 3rd नंबर चैप्टर में। हाँ, 3rd नंबर चैप्टर क्या है, प्रमुख परितंत्र। तो प्रमुख परितंत्र में सबसे पहले प्रस्तावना में जो है इको और स्टिम, इसका मतलब क्या होता है आप पढ़ लेंगे। उसके बाद वन परितंत्र, ये फॉरेस्टर्स से आया हुआ है। वन जो शब्द है वो लैटिन शब्द फॉरेस्टर्स से आया हुआ है, ये थोड़ा याद रखेंगे बस। और शंकुधारी वृक्ष, हाँ, इसमें से ना कोई से एक वृक्ष का नाम दे देगा और आपको बोलेगा ये कौन से वन में पाए जाते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, सभी मोस्टली मतलब कि 90% जो है, तो सब उष्णकटिबंधीय कौन से सबसे ज़्यादा वर्षा, मतलब कि जो है क्वेश्चंस मैंने इसमें जो टिक लगाए हैं उसमें से आपको पढ़ने हैं सारे। इसमें से मोस्टली जो सा क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो उसमें से सब में से हर ईयर में हर मतलब कि हर एक वर्षा वन में से या फिर हर एक ये जो आपके हैं वन परितंत्र से जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे शंकुधारी वृक्ष वन से भी क्वेश्चन आए हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 40 से 50 मीटर के ऊंचे होते हैं जो भी पेड़ लंबे वो कहाँ पे दिखाई देते, कौन से वन में होते हैं, तो आपको बताना है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में इसमें हेमलॉक, मेपल और यू पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQ में, आप देख सकते हैं। मैं आपको जितने भी PYQ के फ़ोटोज़ हैं ना, मैं आपको अपलोड कर दूँगी अपने चैनल में, आप प्लीज़ देख लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना उसमें हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में ये हेमलॉक, मेपल और यू कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण सदाबहार वन में, ये भी आया हुआ है PYQ में। और उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। यह ताप और आर्द्रता दोनों ही उच्च होते हैं और वर्षा भर लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, और इसमें उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन, इसमें से भी इसकी बस याद लिखने हैं कि टीक और बांस, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा पढ़ लेना है। और उष्णीय वर्षा प्रचुर वन ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं मृदा, वनों की महत्ता। तो वनों की महत्ता में ये है मृदा की उर्वरता, मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन जो होते हैं, यानी मिट्टी के कटाव तथा भूस्खलन को रोकते हैं और बाढ़ तथा सूखी उग्रता को कम करते हैं। वनों में जंगली जीव रहते हैं, मतलब कि जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये करकट के जरिए भूमि में पोषक पदार्थ वापस डालते हैं। जो उर्वरता होते हैं मृदा की, वे सब के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं पढ़ेंगे वन संरक्षण। तो वन संरक्षण में कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन संरक्षण तथा प्रबंधन प्रक्रियाएं इस्तेमाल में ली जानी चाहिए। वंचित किस्में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। घास तल परितंत्र में है, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्षा के लगभग होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है PYQ में। ठीक है, जो वनों के लिए पर्याप्त नहीं होती है परंतु वास्तविक मरुस्थल में होने वाली वर्षा से अधिक होती है। इसके बाद शुष्क और तथा अर्धशुष्क क्षेत्र में जून या जुलाई के वर्ष में होता है दौरान मानसून आने से यह हर वनस्पतियों की सक्रिय रूप में वृद्धि होने लगती है। जीव संहिता सितंबर से अक्टूबर तक अपनी चरम स्थिति तक वृद्धि कर लेती है। ये जो जीव संहिता है ना, सितंबर से अक्टूबर तक, ये आया है PYQ में, आप देख लेंगे। अति चराई होने के कारण पारिस्थितिकी प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि भूमि ऊपर पलवार आवरण। ठीक है, उसके बाद है मरुस्थल परितंत्र। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या कभी कभी ये उन गर्म क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु वर्षा भर असमान रूप में वितरित रहती है।
ये होते हैं सरीसृप के कुछ कीट पतंगे जो मरुस्थल में अनुकूलित, क्योंकि उनकी अवधारणा जो है ये सब पढ़ लेंगे आप, ठीक है। सरीसृप में टेस्टुडिन की 2 स्पीसीज, छिपकली की 18 स्पीसीज हैं और सांपों की 18 स्पीसीज पाई जाती हैं। छिपकलियाँ की कुछ स्पीसीज जैसे कि कोलेस्टर वर्सिकलस और यूरोमैक्सिटक हाइविकाई। गिद्धों की 2 स्पीसीज मिलती हैं। ये तो गिद्धों की जो स्पीसीज है ये बेंगालेंसिस ना, ये आया हुआ है PYQ में, देख लेंगे आप। इसके अलावा जलीय परिपत्र, इसमें एक और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जो है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोड़ दी, बट ये आपको फिर से मैं आई क्योंकि मुझे याद है। ये ना आपके PYQ में 2-3 बार रिपीट हुआ है। उदाहरण जैसे रात्रिचर रेडेंट की कुछ स्पीसीज बहुत ही सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और ताप नियमित के लिए पानी का उपयोग नहीं करती है। अब इसके अलावा करती है बगैर पानी पिए मरुस्थल में रहती है। इसके अदर ऑप्शंस में यहाँ ऊँट भी बताया गया है, लेकिन PYQ में मैंने देखा है कि ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। मुझे भी शक हुआ कि ये ऊँट होगा, लेकिन इसमें जब मैंने बुक पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका आंसर ऊँट नहीं रात्रिचर रेडेंट होगा। मतलब कि मरुस्थल में ये बिना पानी पिए बगैर रहती है और बहुत ही कम सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जलीय परितंत्र। तो भूमंडलीय जल राशियों के धरातल के लगभग 3/4 भाग को अलवणीय जल या खारे पानी के रूप में ढक रखा है, ठीक है। इसके ये जो है अलवणीय जल में नमक का अंश 0.5% से कम होता है। ये PYQ में आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। लवण जल में 3.5% से अधिक और खारे पानी की लवणता जल और लवणता जल के बीच में होता है, ठीक है। ये अलवणीय जल परितंत्र ये थोड़ा आप पढ़ लेंगे। खारा जल जैसे ज्वारनदमुख, ये ज्वारनदमुख है ना, वो किस परितंत्र का उदाहरण है? तो खारे जल परितंत्र का उदाहरण है। ये PYQ में आया हुआ है। जलीय जीव में पटलक का हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये असंलग्न जीव होते हैं जो वायु जल अंतरपृष्ठ के पर रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसे असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरपृष्ठ पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस तरह के PYQ में आए हैं 2-3 बार, आप देख लेंगे। उन्हें पटलक कहते हैं, ठीक है। पटलक, परिपादप, प्लावक, तरणक, निकलक, ये आप पढ़ लेंगे। ये भी आया इसमें से क्वेश्चंस। अलवणीय जलीय परितंत्र को पढ़ लेंगे कि अलवणीय जलीय परितंत्र कौन है? सारोसरित में से भी क्वेश्चन आया है कि जो ये स्थिर या फिर बेसिन श्रेणी परितंत्र है। झीलें, तालाब, कुंड, अनूप और ये सबको जो तो सरो कहते हैं। और सरित किसे कहते हैं? जो बहित जल होते हैं, जैसे नदियाँ, सरिताएँ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सरित आपका। इसके बाद हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। सरित परितंत्र या नदियाँ। सरित या बहते हुए पानी को आवासों में नदियाँ, नाले और छोटी नदियाँ शामिल है। इसके अलावा है समुद्र परितंत्र। समुद्र का पानी नमकीन और लवणता का 3.5% है। सो समुद्र परितंत्र में लवणता कितना प्रतिशत होता है, ऐसा भी आया है PYQ में, तो आप इसे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे कितना प्रतिशत होता है। और ये वेलांचली, नेरिटांचली और बेला पर्वती और नितलस्थ मंडल के जीव आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कम से कम वेलांचली का जो है और नेरिटांचली, ये दोनों को जरूर पढ़ेंगे। इसमें से PYQ में आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ज्वारनदमुख भी पढ़ लेंगे क्योंकि ज्वारनदमुख से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने यहाँ टिक किए हैं ज्वारनदमुख के, आप भी अपने बुक में टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है 5वां नंबर चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने देखा नहीं, बीच में शायद 4 नंबर चैप्टर भी ख़त्म हो गया था, देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। PYQ जितने भी हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मैंने जितने भी टिक किए हैं ना, आपको मैं बता रही हूँ, मैं 5 ईयर क्वेश्चन मैंने एनालाइज़ किए, उसके बाद मैंने ये सब अपलोड किए हैं। आप प्लीज़ मैंने जो टिक किए हैं ना वो पढ़ के जाएंगे ना, मैं 101% श्योर कि आप पास तो ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जो आपका BE BAE सब्जेक्ट्स है वो अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।